हेलो ग्वालियर, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी आरजे प्रिया के साथ। और शो लेकर आई हूँ एक मुलाकात, जिसमें आज हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा खास मेहमान हैं। एंकर कमेडियन मिस्टर अशोक मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतने बेहतरीन आरजे के साथ बेहतरीन स्टूडियो में बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए जी। तो सर से आज हम ढेर सारी बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और हाँ, ढेर सारी मस्ती भी करेंगे, क्योंकि सर जब से हमारे स्टूडियो आए हैं कोई भी बिना हंसे रहा ही नहीं है यहाँ पर। मेरी शक्ल ही ऐसी है सच में। सर, तो सबसे पहले आपकी जो जर्नी रही है, आपकी जो करियर जर्नी रही है, उसके बारे में जानना चाहेंगे हम। मेरी जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी, गोरखपुर के पास एक देवरिया ज़िला है। देवरिया में सलेमपुर तहसील है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। बड़ी मुश्किल से ग्रेस मार्क लेके मैंने वहाँ 12वीं पास किया। स्कूल में यहाँ वहाँ टेबल बजा बजा के गाना गाता था। मेरे पिताजी भड़कते थे। स्कूल के टीचर्स ने पिताजी के पास आके शिकायत किया और मेरा नाम तक काट दिया। स्कूल से बेदखल किया गया। फिर मैंने बोला कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मुझे सीधा हीरो बनना है। तो पिताजी मेरे भड़क गए। उन्होंने बोला कि इंदौर मध्य प्रदेश में तुम्हारे सारे बड़े भाई रहते हैं। मैं 6 भाइयों में सबसे छोटा भाई हूँ। तो बड़े भाइयों के पास भेजे, बोले कि ये दिन भर गाना गाता है, इसको ले जा, कोई नौकरी लगाओ, ये बर्बाद हो चुका है। तो मैं पहुंचा इंदौर मध्य प्रदेश भाइयों के पास। उन्होंने बोला कि क्या करोगे, हाइट अच्छी है, 6 फीट की हाइट है, थोड़ी बॉडी बनाओ, तुम पुलिस में भर्ती हो जाओ, घर का नाम रोशन करो, और एक पुलिस का दबदबा होता है, करो। मैंने कहा पुलिस तो नहीं बनूंगा, बनना तो मुझे मिथुन चक्रवर्ती है, क्योंकि मिथुन दा की फिल्म देखा था मैंने, प्यार झुकता नहीं। यू नो ना, प्यार झुकता नहीं, जिसमें शब्बीर कुमार जी का गाना भी था। और वो मिथुन दा, लंबे बाल, अरे नहीं 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 मैम साहब, अरे प्यार करने वाले प्यार करते हैं, दिल देने वाले, अरे नहीं नहीं नहीं। और उसका गाना, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, शब्बीर कुमार, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तो मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा बनना है। लेकिन भाई नहीं माने उन लोगों ने, क्योंकि गार्जियन घर के ऐसे ही होते हैं। उन्होंने मेरा इंदौर के सियागंज में ईस्ट इंडिया ट्रांसपोर्ट एजेंसी थी, 440 रुपये महीने पे नौकरी लगा दी। वहाँ भी 6 महीना काम किया और टेबल बजा के गाना गा रहा था। इतने में कंपनी का मालिक आया, मैनेजर, और बोला कि ये गाना गाने की जगह है क्या, काम करो, रजिस्टर में एंट्रीज करो, व्हाट इज दिस। मैंने कहा सर ऐसे गलती हो, क्या गलती हो गई, और नौकरी से निकाल दिया। घर वाले भड़क गए और बोले अब तुम्हें जो करना है करो, हम कुछ नहीं करेंगे। और तब 500 रुपया लेके और 200 रुपये का बैग कंधे पे लटका के, जैसे बच्चन साहब अंधा कानून में घूम घूम के गाते रहे, ये अंधा कानून है, किशोरदा, उसी तरह बैग लटकाया और इंदौर से कुछ 60-70 रुपये का चालू टिकट लेके इंदौर टू मुंबई अवंतिका एक्सप्रेस से रवाना हो गया कि मुझे मिथुन चक्रवर्ती बनना है। अब आप पूछेंगे उसके आगे क्या हुआ तो ही बताऊंगा। सर, मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगी कि उसके आगे क्या हुआ। जब वहां पहुंचा तो दादर रेलवे स्टेशन पे उतरा। जैसे ही बाहर निकला तो देखा दिन में तारे मुझे नजर आए, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स, बड़े बड़े और होटल्स और ये और वो। मैंने कहा ये कौन सा शहर है। हालांकि इंदौर शहर को मैं देश का सबसे बड़ा शहर समझता था उस वक्त तक, लेकिन जब वहाँ पहुंचा तो मैंने कहा ये बम्बई है। और बम्बई में आगे पीछे राइट लेफ्ट कोई था ही नहीं। और एक दुबला पतला सा 19 साल का लड़का उस शहर को जाए, समंदर से बड़ा गहरा और बड़ा शहर मुंबई, यू नो, देश का सबसे बड़ा। तो वहां पहुंचने के बाद वही हुआ कि सीढ़ियों, मंदिर की सीढ़ियों पे सो गया, पेड़ के नीचे, बरसात हो रही है, कहीं छत के नीचे वॉचमैन जो बिल्डिंग के होते हैं, गार्ड्स, उनके साथ बैठ गए। फिर वो लोग, निकलो चला चला, यूपी बिहार के हमारे, अरे निकलो भागो भागो भागो, यहाँ बैठने का जगह है क्या, भैया बारिश हो रही है बैठ जाओ, अरे काहे बैठ जा, दिमाग खराब कर रहे हो, ये बिल्डिंग के नीचे बैठोगे, चोर चोर बोल के सब लोग मारेंगे, भागो यहाँ से। वहां से भाग गया। रेलवे स्टेशन पे बिना टिकट ट्रेन में जा रहा था तो टीटी ने पकड़ा। फिर उसने मुझे पुलिस के हवाले किया। पुलिस वालों ने मुझे पीछे 2-3 डंडे मारे, जो माँ कसम अभी सर्दी के मौसम में मुझे याद आता है वो डंडा जी। ओके सर, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को नोट्स लेने की जरूरत है भाई। अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल दिल छोटा मत करो, नहीं नहीं नहीं, अपने सपनों के पीछे भागो, आप सर को देख ही सकते हैं। दूसरी चीज, सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, और साथ में हमारे किशोरदा जी जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीच मौजूद रहे, और शब्बीर कुमार जी जो थोड़ी देर पहले बीच में मौजूद रहे, उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो जर्नी है वो काफी इंस्पिरेशनल है, और आप कितने पॉजिटिव व्यू से देखते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कितना पॉजिटिव है। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और एक लाइन है ना, नेवर गिव अप, है ना, वो नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी लोग बहुत बड़े बने हैं गरीबी से, गुर्बत की ज़िंदगी जी के, स्ट्रगल करके, मेहनत करके ही आगे बढ़े हैं। बहुत सारे, जैसे मैं खुद को बताऊं कि आज भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सीखा हूं, क्योंकि हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे मैं आपके साथ बहुत कुछ सीख रहा हूं। पीछे भी हम जब बात कर रहे थे बिफोर दिस इंटरव्यू, तो आपसे बातचीत करके मैंने बहुत कुछ सीखा है, और चुपके से मैंने आपसे क्या चुरा लिया है वो मैं जानता हूँ, जो मेरे भविष्य में काम आएगा। इसी तरह सबसे हम रोज़ सीखते हैं, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। बच्चन साहब ने भी कहा था केबीसी में, जिस दिन सीखना बंद उस दिन देखना बंद। देवी और सज्जनों, मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है प्रिया। इनके लिए तो भैया बहुत बढ़िया गाना भी बना है, पूछिए कौन सा? ओ प्रिया, ओ प्रिया प्रिया, तुम सा नहीं कोई प्रिया हो। सलमान खान की फिल्म थी, याद होगा। जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने भी स्ट्रगल बहुत करीब से देखा है जी। और एकदम जीरो से स्टार्ट किया है। जी। ये जो फर्श से अर्श तक का सफर था, इसमें कितना स्ट्रगल आपने फेस किया है। और ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो मुंबई जाते हैं आंखों में सपने लिए, लेकिन कई लोग गिव अप कर देते हैं। जी। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करें? जैसा कि आपने बताया, स्ट्रगल तो दुनिया में सबको करना पड़ता है, आप सब जानते हैं। अभी मैं आपको सच्चाई बताऊं, इंदौर शहर में जब नौकरी किया करता था वो 400 रुपये वाली, उसी दौरान रात को ऑर्केस्ट्रा में जा के मिलता था ऑर्केस्ट्रा वालों से और बोलता था कि मुझे कलाकार बनना है। उन्होंने माइक पकड़ना सिखाया भी, इंदौर में लोकल लेवल पे मैंने कुछ किया था। उस वक्त जो बहुत सारे आर्टिस्ट मुझसे जुड़े थे वो भी मेरे साथ मुंबई गए थे, और वो 6-6, 8-8 महीने में सब वापस चले आए, क्योंकि रहने खाने का, नहाने का ठिकाना नहीं था। मेरा भी नहीं था, उनका भी नहीं था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं मर जाऊंगा लेकिन इस शहर से नहीं जाऊंगा। वो सारे लड़के आ गए, कोई बिजनेसमैन है, कोई दूध बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है अपनी योग्यता के हिसाब से, कोई एकदम टकला बूढ़ा हो गया कहीं मिला मुझे। अरे अशोक भाई क्या हाल चाल है? अरे बढ़िया। अरे क्या करा हमने यार इंदौर में, यार ऑर्केस्ट्रा में करना, रात रात भर ड्रामे करे हमने, सब कुछ यार। अशोक भैया आप यार, लेकिन मुंबई में जाके कैसे टिक गए यार? कैसे यार, कोई ठिकाना भी नहीं था। तो ऐसा नहीं कि मैं उनसे ज्यादा टैलेंटेड था या हूं, आप जब प्रण कर लेते हैं कि कुछ करना है तो वो होता है। तो मैं मुंबई शहर में बताया आपको कि संघर्ष कर रहा था। उन्हीं दिनों एक लेडी मिमिक्री आर्टिस्ट थी 90s के दौर में, जब 19 ईयर्स का था और 90s में मैं मुंबई शहर गया था। दैट टाइम मीना श्रीवास्तव वाज लेडी फीमेल कॉमेडियन स्टेज की। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार राजू श्रीवास्तव करके एक कॉमेडियन कलाकार है, उससे तुम्हें मिलाती हूँ, वो शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए। तो उन्होंने मिलाया, राजू भाई को प्रणाम किया। मैंने कहा सर आपको मैंने फिल्म मैंने प्यार किया में देखा है, सलमान की फिल्म में 2 सीन थे उनके, दुबले पतले राजू श्रीवास्तव, लेकिन बच्चन साहब की तरह कान पे बाल और लंबे लंबे। तो मैंने देख के पहचान लिया। तो बोले वाह यार पहचान लिया? मैंने कहा जी। तो मैं सर करने लगा। तो सबसे पहले उनका बड़प्पन, बोले मुझे अशोक, और सबसे पहले तो मुझे सर बोलना बंद करो, वी आर ब्रदर, और सर मत करो। क्या के लिए? कहाँ के हो? तो मैंने बताया यूपी से हूँ, इंदौर होते हुए मुंबई शहर आया हूँ। तो बोले ठीक है, आपका नेचर बहुत अच्छा है। 3-4 महीने की दोस्ती में उन्होंने कुछ 2.5 लाख रुपए का उस समय एक नया घर खरीदा, पहला घर 2.5 लाख रुपए का। वो राजू श्रीवास्तव जो आज 100-200 करोड़ के होके गुजरे हैं, तो उन दिनों 500-700-800 रुपए उनको एक शो का मिलता था जब मैं जुड़ा था उनसे। तो बोले कि यार अकेला रहता हूँ और आप लावारिस की तरह भटक रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मिश्रा जी आप आइए। मैंने कहा आप भी अब एक काम करिए, मिश्रा जी मत बोलिए, अशोक बोलिए। तो मैंने उनको सर बोलना छोड़ा, उन्होंने मुझे मिश्रा जी, वो अशोक बोलते थे, एकदम सगे बड़े भाई की तरह साथ में वो रखे, और बहुत सपोर्ट किया उन दिनों उन्होंने, उनके साथ रह के। और उसके बाद जब शादी हुई उनकी, शादी से पहले मुझे उन्होंने इतना प्यार था कि उन्होंने मुझे बोला कि मेरी शादी हो रही है लखनऊ, मेरी होने वाली वाइफ को देखने तुम जाओ। तो राजू भाई ने ट्रेन का टिकट कराया, पुष्पक एक्सप्रेस अभी तक मुझे याद है, मुंबई टू लखनऊ जाती है, उसमें टिकट कराए 90s में, 94 में। मैं गया होने वाली भाभी को देखने, और वहां जाके STD कॉल किया। मैंने कहा राजू भैया भाभी बहुत अच्छी है, इन्हीं से शादी करिए। फिर शादी हुई, जब भाभी भी आ गई तो एक छोटे से घर में हम 3 लोग रहे, अच्छा नहीं, नई शादी हुई है। तो मैं खुद बिना बताए चुपके से मैंने कहा राजू भाई कहीं जा रहा हूँ, निकल गया। और वहां से निकला और 400 रुपए महीने का एक झोपड़पट्टी में रूम लिया मैंने, जहाँ बड़े बड़े चूहे, सुअर की तरह मोटे मोटे चूहे घूम रहे थे। बहुत गंदा जगह था, लेकिन पैसे ही नहीं थे। वो 400 रुपए महीना भी 3 महीने का नहीं दिया था भाड़ा। तो मकान मालिक ने मेरा बैग जो 300 का था उठा के बाहर फेंक दिया बरसात के सीजन में। फिर लेके आया और उससे हाथ पांव जोड़ा। मैंने कहा बारिश में मत निकालो भैया, रुक गया। तो ये सब संघर्ष, बिस्किट पानी में डुबा के खाना, और ऐसे कर करके जिए। फिर धीरे धीरे 100 रुपए, 50 रुपए ऐसे करके एक शो का मिलना शुरू हुआ, और राजू भाई की बदौलत भी, और मैं खुद भी स्ट्रगल करते करते फिर धीरे धीरे कारवां बढ़ा। सो सर हम कह सकते हैं कि आपका जो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू था उसने आपको हमेशा एनकरेज किया है जी। और जैसा कि कहा भी जाता है कि संघर्ष जब आपका चल रहा होता है तो कोई दोस्ती, ऐसा कोई दोस्त बन जाता है ना, तो वो यादगार रह जाता है, जो आपकी लाइफ में राजू श्रीवास्तव जी रहे हैं। बिल्कुल
बोलने वाले दिल से धन्यवाद है उनका। आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में, मेरे रोम रोम में हमारे बड़े भाई राजू श्रीवास्तव जी बसे हुए हैं। उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, और इतना प्यार करते थे कि अगर वो एक शर्ट खरीदते थे खुद के लिए तो साथ में एक मेरे लिए भी खरीदते थे। अशोक, ये तुम्हारे लिए, ऑस्ट्रेलिया से लाया हूँ, यहाँ से, मतलब इतना प्यार था उनको। सो सैल्यूट टू हिम। अमेजिंग, शायद इसे ही दोस्ती कहा जी, जाता है। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि आप जब से ऑफिस आए रौनक सी बन गई हमारे ऑफिस में। अरे कोई भी बिना हंसे रह ही नहीं पा रहा है, सब लोगों के जबड़े दर्द हो रहे हैं मैं आपको कुछ बता रही हूँ। थैंक यू तो जी। सर जितना लोगों को जिंदगी में रुलाना इजी है ना, उतना ही हंसाना बहुत मुश्किल है। हंसाना बहुत तो ये मुश्किल है। कर कैसे लेते हैं आप? हंसाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया का हर इंसान अपने गम में खोया है। जो गम में खोया है वो बेचारा क्या करेगा। तो अक्सर एक लाइन में बोला करता हूँ कि क्या करोगे तिल मिला के, क्या करोगे तिल मिला के, होगा वही जो होना होगा कुल मिला के। क्या करोगे तिल मिला के, होगा वही जो होना होगा कुल मिला के। रहा करो मिल मिला के, हंसा करो खिलखिला के, दांत टूट जाएंगे हिल हिला के। एक न एक दिन हम सबको दुनिया छोड़ जाना है बुरी तरह पिल पिला के। तो इसलिए रहा करो मिल मिला के और हंसो खिलखिला के। और लोगों को ऐसा अक्सर लगता है कि ही इज अ कॉमेडियन, इसलिए बहुत ज्यादा खुश है। जबकि आपको बताऊं कि कॉमेडियन ज्यादा दुखी इस संसार में कोई होता नहीं है। अंदर समंदर है, गम का समंदर, उसके अंदर, उसके बाद भी वो हंसाता है। और इस पे एक शेर बोला करता हूं अक्सर शोज में भी कि दोस्तों आप हंसा करिए, क्योंकि आपको लगता है कि हम खुश हैं इसलिए हंसते हैं। नहीं, मेरी जिंदगी की अजब कहानी है, जिसे मैंने चाहा वो बेगानी है। यूं तो आपको हंसाने के लिए जिंदा हो यारों, वरना सारी दुनिया को बहा दूं, इतना मेरी आंखों में पानी है। अमेजिंग सर। सर एक और क्वेश्चन है कि आप शुरू से इतने हंसमुख हैं? शुरू से ही हंसमुख रहा, मार खाता रहा, माता पिता गांव दोस्त यार दुत्कारते रहे, लत्कारते रहे, प्यार करते रहे। गांव के बूढ़े काका जो बताया यूपी में, ए अशोक बहुत बढ़िया कॉमेडी, ऐसे करो भविष्य उज्जवल है। चाचा क्या कर दिए, नाक में आ गया। अरे पगला, तो हमको क्या मालूम तुमको छींक आएगा, थोड़ा चूना दो। बहुत बढ़िया। तो वहां से सीखा, वहां से किया, और उन लोगों ने प्रोत्साहित तो किया ही कि तुम्हारे अंदर आर्ट है। फिर उसको मुंबई, इंदौर, उसके बाद मुंबई जाके और धीरे धीरे बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखा, जैसे जॉनी लीवर साहब, राजू श्रीवास्तव जी, इनके साथ इतना रहा मैं 90s से लेके अब तक। बड़े बड़े स्टार्स को देखा और उनको देख देख के बहुत कुछ सीखा, और रोज सीखते रहेंगे, जैसा कि हमने पहले भी कहा। तो मतलब एक कलाकार की यही पहचान है कि वो सीखना बंद नहीं करता है, चाहे वो कितना भी सीख जाए। जैसे कि हम सर से सीख सकते हैं, ये हम सब रोज सीखना है, सीखना बंद तो दिखना बंद। जी जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर सेंस ऑफ ह्यूमर, जब इस शब्द की बात आती है, इन 3 शब्दों की बात आती है, तो लोग ज्यादातर सोचते हैं कि यार ठीक है वो तो नेचुरल होता है, तो नेचुरल है भी, तो उसे कैसे इम्प्रूव करें? क्योंकि आई थिंक किसी से आप जब बात करते हो, अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो आप समझ जाइए कि आपका आधा काम बन जाता है। बहुत बहुत, आप मानेंगे नहीं। सबसे पहले तो सेंस ऑफ ह्यूमर को कैसे बढ़ाएं, वो बढ़ाने की जरूरत नहीं है भाई। देखिए जिस तरह ये ऑडियो यहाँ पे रखा हुआ है, इसका लेवल ऊपर नीचे हम कर सकते हैं बटन से, लेकिन इसको अंदर जो आपके दिमाग में बटन है उसको अंदर और बाहर और ऊपर नीचे करना पड़ेगा आपको। अगर उसको पूरी तरह रख दिया आपने तो ब्लॉक हो जाएगा, उसको खोलना पड़ता है, और खोलना तभी होगा जैसा कि आपको बताया कि सीखो। तो जितने कॉमेडियंस हैं, जितने नेचुरल, जो बिल्डिंग्स के गार्ड्स हैं, जो वॉचमैन्स होते हैं, उनसे भी, भैया कल देखा आपको बड़ा मजा आया, बहुत बढ़िया कॉमेडी, बड़ा तगड़ा, कल टीवी पे देखा। तो अब उससे मैंने क्या सीखा, उसका एक्सप्रेशन सीख लिया, उसका बॉडी लैंग्वेज देख लिया, उसका टोन पकड़ लिया, उस कैरेक्टर में किसी जोक को पिरो के जब हम पेश करते हैं तो मजा आता है। तो ह्यूमर को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के ऑब्जर्वेशन की बहुत जरूरत है, और इसको ऑन रखने के, स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये बहुत जरूरी है। जो हम करते हैं हम सबको करना चाहिए, तो हम सीखेंगे आगे। तो मतलब यही है कि आपको आपके दिमाग का यूज करना अच्छे से आना चाहिए जी। आपके सारे स्विचेस जो सर ने जैसा ऑन बताया होने चाहिए, ऑन होने चाहिए, और ऑब्जर्वेशन जो सर ने बताया वो करना पड़ेगा। जिस तरह से मतलब आप जितने डीपली मिमिक्री करते हो सबको, मतलब आप कितने ध्यान से देखते होगे उनको, एक एक हाव भाव कितने ध्यान से समझते होगे, तो वो काबिले तारीफ है। नहीं वही करना है, अच्छा, और क्या, लोगों को हंसाते रहें। अमेजिंग सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी में अपना फ्यूचर देखते हैं, मिमिक्री करना चाहते हैं, तो पहले ग्राउंड लेवल पे की मैं बात करूं तो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लोग इसे इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हमारे जिस तरह से देखा जाता है हर जगह ऐसा ही होता है, लेकिन ये चीज कितनी ज्यादा अच्छी है और कितना स्कोप है, आप उन्हें ये बताइए ताकि उन्हें भी सपोर्ट मिले। स्कोप तो इतना कि आपको बताऊं, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं की, और पढ़ाई में बहुत अच्छा था भी नहीं। 12वीं पास किया था मैंने, 5 ग्रेस मार्क मिले, तो 3rd डिवीजन पास हुआ। ये दुनिया को बताना चाहूंगा। लोग छुपाते हैं कि नहीं यार मेरी ये असलियत जानी नहीं चाहिए, मैं सच्चाई बताऊंगा तो आप इंस्पायर होंगे।
तो 12वीं पास करना ग्रेस मार्क लेके, और वो लड़का माफ करना एजुकेशन के हिसाब से मैं कहीं 25,000 रुपये 20,000 रुपये महीने की नौकरी करता, चुपचाप स्कूटी लेता या बाइक लेता अच्छा सा EMI पे, और वो लेके मैं चलता। तो आपको जान के खुशी होगी और आपको भी जान के खुशी होगी कि इस तरह इस लेवल की पढ़ाई कम किया हुआ लड़का मेहनत करके, और आज जो मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप फिनिश हो जाओगे। लेकिन चूंकि ये इंटरव्यू है तो आदान प्रदान शब्दों का और अपनी बातें बताना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेवल की पढ़ाई करने वाला मैं पहली बार 98 में कुमार सानू साहब का पेजर आया और मुझे बोले कि यार यूरोप चलना है, चलोगे? 1998 में तो नया नया आया था, 5-6 साल हो गए थे मुंबई में, थोड़ा सा परिपक्व हुआ था बट उतना नहीं। तो मेरी आवाज़ को कहीं सुना उन्होंने कि यार मेरी नकल करता है, तो बुला लिया। उसके बाद मैं हॉलैंड बेल्जियम टूर पे चला गया। 2 ही शो थे, पहली बार यूरोप और पहली बार फ्लाइट देखा था KLM की, इतनी बड़ी और इतने बड़े सिंगर के साथ, कुमार सानू साहब के साथ। उससे लेके अब तक लगभग 39 कंट्रीज में परफॉर्म कर लिया मैंने, और कोई स्टार बचा नहीं है। गोविंदा जी बहुत प्यार करते हैं, कुमार सानू जी बहुत प्यार करते हैं, उदित जी, और ये लोग शब्बीर कुमार जी, मोहम्मद अजीज जी, अलका याग्निक जी, अनुराधा पौडवाल जी, शानदा, ये सारे के सारे बहुत प्यार करते हैं। इन सबके साथ दुनिया भर में शोज़ किए, और वो जब तारीफ करते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। तो करियर की बात करना चाहूंगा। जो आजकल यूट्यूबर्स आए हैं ना, जो आजकल स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, हाथ में एक माइक लेकर और अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, उससे मैं हेट करता हूँ। बुरा ना माने, आपको बुरा लगेगा, लगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार है जो अलाउ नहीं करता है कि हम गालियां दें। तो वो सामने बैठे ऑडियंस को बोलते हैं, हाय दिस इज राहुल, हाउ आर यू, ओ माय गॉड मैडम आप भी हो, ओह आपको देख के तो मेरा अरे मैडम सर। मैं इससे हेट करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी कॉमेडी करने से बेहतर है आप घर में बैठो, आप करोड़ों अरबों रुपए कमा लो, कोई मायने नहीं रखता है। मेरे जेब में 500 रुपए हैं, मैं 5 रुपए में भी खुश हूँ, 500 में भी खुश हूँ, करोड़ रुपए नहीं चाहिए अगर इस लैंग्वेज और इस आइटम को करने के बाद मिलता हो तो। आई हेट दिस टाइप ऑफ कॉमेडी जो गाली गलौज अब्यूजिंग लैंग्वेज का है, उससे दूर रहें। और इंग्लिश, हिंदी, जितनी भाषाओं का ज्ञान है उसको आप इनपुट्स उसमें डालिए, उसको यूज करिए, और अपने आइटम्स को ऐसे करेक्टर सीख के और धीरे धीरे आप आइटम करें। तो 400 रुपये महीने झोपड़े में रहने वाला आज मेरे आपकी दुआ से 2-3 फ्लैट है बॉम्बे में, छोटे छोटे ही सही 2-3 फ्लैट हैं, अच्छी गाड़ियां हैं 30-30 40-40 लाख की, जो 400 रुपये में और बिस्किट डुबा के खाता था। तो मुझे इस अचीवमेंट पे यही कहना है कि मैंने मेहनत करके जो हासिल किया है, ये आने वालों के लिए यही बोलूँगा कि आप मेहनत करेंगे तो आप भी ऐसा करेंगे, जो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो हम 10-20 हज़ार की नौकरी करते हैं। तो आप में अगर गुण है, जैसे आपको मैंने बैक में सुना अभी स्टूडियो में आने से पहले, इतने वॉइस मॉड्यूलेशन, और आप मिमिक्री अच्छी करती हैं, और बच्चों की आवाज़ भी ऐसा लगा बच्चा ही बोल रहा है, मैच्योर आवाज़ भी, तो वो सारी चीज़ें आपने हासिल किया है सीखने के बाद। तो हम सबको रोज़ सीखना है, आगे बढ़ना है जी।